हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कैरिज रिपेयर वर्कशॉप मैनचेस्टर के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत जो कैरिज रिपेयर वर्कशॉप मैनचेस्टर आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। और अगर यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम डेट का, तो अभी हाल ही में 30 जून 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। और यह पेपर जो कंडक्ट करवाए गए थे वह 25% LDCE कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। और बात करें इस पेपर के अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें, पूछे गए हैं द स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर ब्रेकरेज ऑफ प्राइमरी आउटर स्प्रिंग LHB कोच इन किलोमीटर पर आवर। यानी LHB कोचों के केस में जो प्राइमरी आउटर स्प्रिंग अगर ब्रोकरेज कंडीशन में पाया जाता है, टूटे हुए कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जो उस रेक के लिए जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा वो कितने kmph होगा, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो जब भी अगर बात करें हम प्राइमरी आउटर स्प्रिंग अगर ब्रोकरेज पाया जाता है LHB कोचों के अंतर्गत, तो उस केस में जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन होगा वो 95 kmph पर हम गाड़ी को अलाउ करेंगे। इसके अलावा हम बात करें अगर कि अगर सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग जो पहले यूज में लिया जाता था, सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग अगर ब्रोकरेज पाया जाता है, तो इस केस में जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन होगा वो 90 kmph का होगा। यहाँ पर प्राइमरी के केस में 95 kmph और सेकेंडरी के केस में 90 kmph यहाँ पर किलोमीटर रेस्ट्रिक्शन स्पीड के होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर ईयर स्प्रिंग अगर सेकेंडरी स्प्रिंग में होता है, तो ईयर स्प्रिंग के फेलियर के केस में यहाँ पर 60 kmph का हम स्पीड रेस्ट्रिक्शन देंगे। चूँकि यहाँ पर प्रश्न केवल प्राइमरी स्प्रिंग के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो 90 kmph ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं OMRS यानी ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक मेजर्स, यानी जो OMRS होता है वो क्या मेजर्स करता है, तो OMRS मेनली जो व्हील लोड्स जो होते हैं, साथ ही साथ जो बियरिंग एकॉस्टिक होता है, या दोनों को मेजर करने का काम करते हैं, ताकि जो अर्ली बेसिस पर कोई भी दुर्घटना अगर व्हील इम्पैक्ट के वजह से हो तो उसको यहाँ पर रोका जा सके। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हील लोड एंड वियरिंग एकॉस्टिक मेजर करता है OMRS के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ड्यूरिंग नाइट टाइम सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन शैल बी स्टार्टेड विद इन 10 मिनट ऑफ साउंडिंग ऑफ वोटर। यानी साउंडिंग ऑफ वोटर या आफ्टर ऑर्डरिंग, यहाँ पर बात करें कि जो स्पॉट्स जो होते हैं वह इनका स्टार्टेड टाइम जो होगा वह 20 मिनट्स का मैक्सिमम होता है। विद इन 20 मिनट्स के अंतर्गत उनको स्टार्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह स्पॉट के केस में होता है, तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं द एक्सल लोड ऑफ AC कोच इज। AC कोचों के केस में यहाँ पर एक्सल लोड जो होगा वह 16.25 टन होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्टेज टेप रोलर बियरिंग
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्टेज टाइप रोलर बियरिंग कैप स्क्रू इज डैश केजी मीटर, यानी यहाँ पर जो हम CTRB यूज करते हैं इनके जो कैप स्क्रू का जो टॉर्क वैल्यू होना चाहिए वो कितना केजी मीटर होना चाहिए। तो यह टॉर्क वैल्यू जो होता है वो 40 केजी मीटर्स इसका टॉर्क वैल्यू होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है SAB यानी स्लैक लेस्ट बैरल एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, यानी जो SAB होता है वो किसके बीच के क्लियरेंस को एडजस्ट करने का काम करता है। तो यह मेनली व्हील ट्रेड एवं जो ब्रेक ब्लॉक होता है इनके बीच के क्लियरेंस को ऑटोमेटिक रूप से एडजस्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें जो SAB में ए डायमेंशन होते हैं और ई डायमेंशन होते हैं, इसके मदद से आप यह देख सकते हैं कि जो हमारा क्लियरेंस वगैरह है प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन ऑन व्हील फ्लैंज। व्हील फ्लैंज के ऊपर यहाँ पर स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम दोनों केसों में देखेंगे व्हील फ्लैंज एवं व्हील ट्रेड के ऊपर, दोनों केसों में व्हील फ्लैंज के ऊपर जो हमारा स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन होता है 1:2.5 होता है, जबकि व्हील ट्रेड की अगर बात करें तो 1:20 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का जो प्रश्न के अनुसार पूछा गया है कि जो स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन ऑन व्हील फ्लैंज तो 1:2.5 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द रूट रेडियस फॉर व्हील टर्नेड टू वन व्हील प्रोफाइल इज डैश mm, यानी जो हम WWP यानी वन व्हील प्रोफाइल जो यूज में लेते हैं टर्नेट करने के लिए, तो उस दौरान जो उसका रूट रेडियस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वह होना चाहिए 14 mm होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन नॉन ब्रेम से मेक व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम द एक्टिवेशन ऑफ WSP इज डन बाई, यानी जो WSP का जो एक्टिवेशन होता है वो प्रेशर स्विच के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर पूछे गए कि जो नॉन ब्रेमसी के अंतर्गत जो हम WSP का एक्टिवेशन करते हैं, यानी जो हम प्रेशर स्विच का जो हम एक्टिवेशन करते हैं, प्रेशर स्विच वो हम जो ब्रेक पाइप होता है इनके आए हुए प्रेशर के माध्यम से होता है। और यह प्रेशर का जो डिफरेंस रेंज जो होता है वह 0.2 से 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर रेंज के डिफरेंस यहाँ पर होने पर जो हम एक्टिवेट जो हमारा होता है प्रेशर स्विच नॉन ब्रेमसी का वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन द बोगी एंड कोच बॉडी। जो हमारा LHB कोचों में जो हमारा जो LHB का अपर बॉडी एवं जो बोगी के बीच जो हमारा डैम्पर कनेक्टेड होता है, यह डैम्पर को हम यो डैम्पर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर संख्या की अगर बात करें तो 2 की संख्या प्रत्येक बोगी में होता है। और इसके अगर फंक्शन की अगर बात करें तो यह मेनली कोचों के जो हमारा रोलिंग मोशन होता है इनके मिनिमाइज करने का काम यो डैम्पर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी डैम्पर्स आर प्रेजेंट इन वन LHB बोगी। एक LHB बोगी में कितने नंबर्स में यो डैम्पर्स पाया जाता है उपलब्ध होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि हम जानते हैं कि मेनली 4 टाइप्स के डैम्पर्स का प्रयोग LHB कोचों के अंतर्गत किया जाता है। एक किया जाता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स,
इसका संख्या प्रत्येक बोगी में 4 की संख्या में होता है। प्रत्येक जो चक्के होते हैं, व्हील्स होते हैं, वहाँ पर एक की संख्या में प्रोवाइडेड होते हैं। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर की अगर बात करें तो इसका संख्या प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होते हैं। यो डैम्पर्स, इसका भी संख्या 2 की संख्या में प्रत्येक बोगी में होते हैं। और लेटरल डैम्पर्स, जिसका काम होता है जो कोच बॉडी है उसके लेटरल मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने का काम या लेटरल डैम्पर्स के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि टोटल इसकी संख्या 1 होता है प्रत्येक बोगी में। टोटल 9 की संख्या में प्रत्येक बोगी में डैम्पर्स उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर चूंकि प्रश्न पूछे गए थे 1 LHV बोगी के अंतर्गत, तो टोटल 9 की संख्या में यहाँ पर डैम्पर्स उपलब्ध होंगे प्रत्येक बोगी के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं ट्रेमलिंग के रिगार्डिंग। ट्रेमलिंग इज डन फॉर, ट्रेमलिंग जो किसके लिए किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ट्रेमलिंग जो किया जाता है वह सिंपली जो बोगी के स्क्वायरनेस जो होते हैं उनको चेक करने के लिए हम ट्रेमलिंग का मदद लेते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रेमलिंग इज डन फॉर स्क्वायरनेस ऑफ बोगी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ लेबलिंग बाल्ब्स फिटेड इन ईयर स्प्रिंग बोगी। ईयर स्प्रिंग बोगी में नंबर ऑफ लेबलिंग बाल्ब का यहां पर पूछे गए हैं कि कितने संख्या में ईयर स्प्रिंग के अंतर्गत मौजूद होते हैं। यहां पर बात करेंगे प्रत्येक बोगी में हमारा 2 ईयर बिल्लो होता है। प्रत्येक ईयर बिल्लो के पास हमारा एक लेबलिंग बाल्ब लगा होता है, जिसका काम होता है कि एज पर रिक्वायरमेंट जो ईयर बिल्लो को जितना भी रिक्वायरमेंट हमारा होगा प्रेशर का, उसके अनुसार प्रेशर को मॉनिटर करने का काम यहाँ पर होता है। जो हमारा मेन रिजर्वायर से कनेक्शन आता है वो ईयर बिल्लो से होता है और तीसरा यहाँ पर हमारा एग्जॉस्ट से होता है। यानी जो हमारा लेबलिंग बाल्ब होता है वह 3 वे पोर्ट के साथ उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर जैसे अगर हमारा ईयर बिल्लो पर अगर ज़्यादा प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है तो इस दौरान हमारा जो ईयर बिल्लो है, जो लेबलिंग बाल्ब है, यह मेन रिजर्वायर कनेक्शन ईयर बिल्लो से कर देता है। जब हमारा रिक्वायरमेंट अगर एक्स्ट्रा प्रेशर का नहीं है, कम प्रेशर रिक्वायरमेंट है, तो इस दौरान जो हमारा कनेक्शन है ईयर बिल्लो का एग्जॉस्ट से यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ईयर बिल्लो की हाइट भी मेंटेन रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ईयर बिल्लो के लिए एक संख्या में हमारा लेबलिंग बाल्ब लगा होता है। इस प्रकार 0-2 की संख्या में हमारा लेबलिंग बाल्ब प्रत्येक बोगी में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडमिंग साइज ऑफ बियरिंग पीस इन साइड बियर ऑफ ICF बोगी। ICF बोगी के साइड बियर में जो बियरिंग पीस का प्रयोग किया जाता है इसका कंडमिंग साइज क्या होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बियरिंग पीस की अगर बात करें हम तो बियरिंग पीस जो होता है इनका शेप अर्धगोलीय शेप में होता है और प्रत्येक जो हमारे बोगी होते हैं प्रत्येक बोगी में यहाँ पर दोनों साइडों में यहाँ पर हमारा किए जाते हैं बियरिंग पीस का प्रयोग। अब यहाँ पर पूछे गए थे जो नए डायमेंशन होता है वो 45 mm और जब यह रिड्यूस होकर 42 mm पर आ जाता है तो इसको हम सर्विस से विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में 42 mm दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द पेयरिंग ऑफ सेकेंडरी स्प्रिंग्स इन LHV कोचेज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी LHV कोचों में जो सेकेंडरी स्प्रिंग का जो मैचिंग किया जाता है, पेयरिंग किया जाता है, वो किस आधार पर किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 2 केस में देखा जाता है। एक देखा जाता है जो हमारा जो इसके हाइट अंडर
टेस्ट लोड के अंतर्गत उनका कितना हाइट आ रहा है, और सेकेंड देखा जाता है उनके अलाइनमेंट डिवीज़न देखा जाता है स्प्रिंग का। दोनों बेसिस को चेक करने के बाद ही जो सेकेंडरी स्प्रिंग का जो कॉम्बिनेशन है, पेयरिंग है, वो यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाइट अंडर टेस्ट लोड एंड अलाइनमेंट डेविएशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द एल्युमिनियम बैंड ऑन एलएचबी सेकेंडरी स्प्रिंग डिनोट्स। एलएचबी सेकेंडरी स्प्रिंग पर एल्युमिनियम बैंड जो इंडिकेट होते हैं वो क्या दर्शाता है? तो एल्युमिनियम बैंड जो होता है वो मेनली स्प्रिंग के पॉजिटिव डायरेक्शंस जो होते हैं अलाइनमेंट डेविएशन का, उनके डायरेक्शंस को इंडिकेट करने का काम यह करता है एल्युमिनियम बैंड के माध्यम से। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन। अलाइनमेंट डेविएशन के डायरेक्शंस को एल्युमिनियम बैंड्स के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें अगर कि जो हमारा सेकेंडरी स्प्रिंग्स होते हैं उन पर कॉपर बैंड भी होता है। कॉपर बैंड जो होते हैं यह इसलिए दर्शाया जाता है ताकि जो हमारा टेस्ट लोड के दौरान जो हमारा कितने लेंथ यानी हाइट कितने हाइट में वो पाया गया है, साथ ही साथ जो अलाइनमेंट डेविएशन का कितने वैल्यू है, इसके लिए यहाँ पर कॉपर बैंड्स का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो बी और सी में जो दिया गया है हाइट ऑफ स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड एवं वैल्यू ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन, यह कॉपर बैंड के माध्यम से देखा जाता है। जबकि अगर बात करें मैन्युफैक्चरर्स मंथ एंड ईयर ऑफ स्प्रिंग की अगर बात करें तो यह जो देखा जाता है वह फ्लैट पोजीशन पर जो स्टैंपिंग होता है हमारा, वहाँ से आप यह पता लगा सकते हैं कि जो स्प्रिंग का मैन्युफैक्चरर्स मंथ कौन से ईयर में इसका बना हुआ है। तो इस प्रकार आप जो सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग जो होते हैं हमारे, वहाँ पर आप चाहे वो एल्युमिनियम बैंड हो या कॉपर बैंड हो या स्टैंपिंग के माध्यम से अलग अलग जो उनके डायमेंशंस जो होते हैं इंफॉर्मेशन वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो एपीडी मीन्स, एपीडी का मतलब होता है एंटी पिलफरेज डिवाइस यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच वाइल इज यूज्ड इन डैशपोर्ट गाइड। डैशपोर्ट गाइड में किस प्रकार के वाइल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिंपली सर्वोलिन 68 का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बी डायमेंशन ऑफ आईसीए बोगी डिनोट्स। आईसीए बोगी के अंतर्गत हमारा एक ए क्लियरेंस होता है और एक हमारा बी क्लियरेंस होता है। यहाँ पर बी डायमेंशन यानी बी क्लियरेंस के रिगार्डिंग पूछा गया है। बी क्लियरेंस मेनली हमारा बुलस्टर टॉप एवं बॉटम ऑफ सोल बार के बीच मौजूद होते हैं। यानी यहाँ पर हम प्रश्न ऑप्शन में देखेंगे अगर तो क्लियरेंस बिटवीन बोगी बुलस्टर एंड बोगी फ्रेम यहाँ पर सही उपयुक्त ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जो ए क्लियरेंस होता है वह एक्सल बॉक्स क्राउन एंड सेफ्टी बोल्ट्स के बीच होता है ए क्लियरेंस, और बी क्लियरेंस होता है बिटवीन बुलस्टर टॉप एंड बॉटम ऑफ सोल बार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फ्लोइंग व्हील डिफेक्ट्स मेड लेड टू पॉइंट बर्स्टिंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्हील डिफेक्ट्स पॉइंट्स बर्स्टिंग का कारण बन सकता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चूंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई हमारा पॉइंट जो होता है हमारा, तो इस प्रकार जो पॉइंट हम जब हमारा ट्रैक चेंज होता है वहाँ पर पॉइंट से मैच होते हैं ट्रैक को चेंज करने के लिए। वहाँ पर जो हमारा व्हील का फ्लेंजेस का जो थिकनेस होता है हमारा वो नॉर्मली 28.5 या 29.4 के अप्रॉक्स यहाँ पर देखा जाता है। यह नए कंडीशन में होते हैं। जब यह रिड्यूस होकर 22 mm पर आता है तो यह हाई स्पीड के लिए एप्लीकेबल होता है। जबकि यह रिड्यूस होकर 16 mm या लेस अगर होता है तो इसको हम कंडम कर देते हैं।
तो इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर 16 mm से कम वाले व्हील फ्लेंज की थिकनेस का हम प्रयोग करते हैं चक्कों का, तो इस केस में होगा कि जो हमारा पॉइंट होगा उनको वह ब्रिज करते हुए वो दूसरे लाइंस पर यहाँ पर जाने की संभावना रहेगा, जिससे गाड़ी के डिलेमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स ब्रस्टिंग का यह मेजर कॉजेज हो सकता है थिन फ्लेंजेज। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार। एंटी रोल बार का जो मेन फंक्शन है टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। कोच के रोलिंग एक्शंस के प्रिवेंट करने का काम जो होता है वो मेन फंक्शन होता है एंटी रोल बार का। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी लेटरल डैम्पर्स आर प्रोवाइडेड पर बोगी। प्रत्येक बोगी में नंबर ऑफ लेटरल डैम्पर पूछा गया है। तो प्रत्येक बोगी में जो हमारा लेटरल डैम्पर होता है वह 0, 1 की संख्या में प्रत्येक बोगी में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि अगर बात करें तो 2 की संख्या में प्रत्येक कोच में यहाँ पर अवेलेबल होंगे। लेटरल डैम्पर की अगर बात करें फंक्शन का, तो यह मेनली जो हमारे बोथ साइड लेटरल मूवमेंट होता है इनको कंट्रोल करने का काम हमारा लेटरल डैम्पर के माध्यम से ही किया जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में लेटरल डैम्पर्स अवेलेबल होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी फ्लेक्स बॉल केबल्स प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर या पावर या ब्रेक वाहन जो हमारे होते हैं एलएचबी कोचेज का। तो उस केस में हम अगर बात करें कि जो फ्लेक्स बॉल केबल होते हैं यहाँ पर हैंड ब्रेक लगा होता है, यहाँ से 2 फ्लेक्स बॉल केबल यहाँ पर निकलते हैं। एक का कनेक्शन यहाँ पर हमारा जो ब्रेक कैलिपर लगा होता है ब्रेक सिलेंडर वहाँ से होता है, सेकेंड का कनेक्शन जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि टोटल 2 की संख्या में फ्लेक्स बॉल केबल का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारा हैंड ब्रेक के लिए जो इंडिकेटर लगा होता है वो पावर कार में अलग से एक इंडिकेटर का प्रावधान होता है हैंड ब्रेक के लिए, जो कि अप्लाइड कंडीशन में रेड को और रिलीज कंडीशन में ग्रीन को इंडिकेट करता है। और इसके लिए 6 लीटर का एक्स्ट्रा एयर टैंक का प्रावधान हैंड ब्रेक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म लोअर कवर बोल्ट। कंट्रोल आर्म लोअर कवर बोल्ट्स के लिए जो टॉर्क वैल्यू का रिक्वायरमेंट है वह 170 न्यूटन मीटर टॉर्क वैल्यू की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, जो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ एलएचबी कोचेज इज सुपीरियर इन कंपेरिजन टू आईसीएफ कोचेज ड्यू टू। एलएचबी कोचों का जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो आईसीएफ कोचों की तुलना में बेहतर होता है। वो किस मामले में होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एलएचबी कोचों में जो हम साइलेंट ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, सेकेंड यहाँ पर जो रबर एवं मेटल बॉन्डेड जो कंपोनेंट्स होता है इसका प्रयोग हम एलएचबी कोचों में करते हैं। साथ ही साथ जो स्प्रिंग का प्रयोग किए जाते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन में वह एज कंपेयर जो आईसीएफ के मुकाबले में सॉफ्टर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे जो हमारे सुपीरियर कंपेरिजन्स है जो आईसीएफ कोचेस के मुकाबले में एक्स्ट्रा एलएचबी कोचों में उपलब्ध होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं द ग्रेड ऑफ बोल्ट्स यूज्ड लार्जली इन एलएचबी बोगी। एलएचबी बोगी में बड़े पैमाने पर जो एलएचबी हम बोल्ट्स का प्रयोग करते हैं वो कौन से ग्रेड्स का होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो लार्जली रूप से जो बोल्ट्स हम एलएचबी बोगी में यूज करते हैं इनका ग्रेड 10.9 होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस इन कॉइल स्प्रिंग बोगी इज। कॉइल स्प्रिंग बोगी में लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस पूछा गया है। मेनली जो हमारे लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस हो या लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप क्लियरेंस हो ये हमारे ट्रैक्शन सेंटर के पास पाया जाता है। इनकी अगर बात करें कि लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस का, तो यह जो क्लियरेंस पाया जाता है यह
25 प्लस माइनस 5 mm होता है। यानी अगर बात करें तो यह सिंपली 20 से लेकर 30 mm के रेंज में यह लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस पाया जाता है। वहीं अगर आपसे लॉन्गिट्यूडनल बम्प लेटरल बम्प स्टॉप की यहाँ बात करें, लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप क्लियरेंस का, तो यह मेनली 8 प्लस 5 माइनस 2 mm होता है। चूँकि प्रश्न में लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस पूछा गया था तो 25 प्लस माइनस 5 mm यानी 20 से लेकर 30 mm के रेंज में यह पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द नंबर ऑफ टिप्स इन फोनिक व्हील ऑफ WSP सिस्टम इज, यानी जो हम व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस जो यूज करते हैं, इनमें जो हमारा फोनिक व्हील का यूज किया जाता है, इनमें जो इस प्रकार से तीत इसके ऊपर बने होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ तीत इसके ऊपर कितने नंबर से बने होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए। तो टोटल 80 की संख्या में यहाँ पर नंबर ऑफ तीर्थ अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेरिजन्स ऑफ WSP सिस्टम प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में निम्नलिखित में से कौन LHB कोचों में प्रदान की गई WSP प्रणाली का यहाँ पर कंपोनेंट्स है। तो WSP डिवाइस की अगर बात करें तो इसमें मेनली हमारा फोनिक व्हील, स्पीड सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, इसके अलावा अगर बात करें तो प्रेशर स्विच और लास्टली अगर बात करें तो डंप वाल्व, जिसका प्रयोग करके हम ब्रेक सिलेंडर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो यह सारे जो है वो WSP सिस्टम का कंपोनेंट्स होता है, जिसके माध्यम से हम व्हील को स्लाइड होने से प्रोटेक्ट करने का काम हम करते हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर तो इस प्रकार के कंपोनेंट जो है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सी क्लास ODC सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग। ODC यानी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट की यहाँ पर बात किए जा रहे हैं, जो कि टोटल हमारा 3 क्लासेज में होते हैं। A, B और C क्लास 3 प्रकार के ODC का मूवमेंट किया जाता है, जिसमें से यहाँ पर केवल C क्लास ODC के बारे में पूछा गया है, जिसका मूवमेंट अगर बात करें तो केवल और केवल डे लाइट्स में किया जाता है विथ 25 kmph स्पीड लिमिट के साथ ही साथ इसमें एस्कॉर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर मूवमेंट के दौरान होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए डे लाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम। ब्रेक लगाने के दौरान जो हम एयर का फ्लो होता है वह ऑक्सिलरी रिजर्वायर से DB से होते हुए हमारा ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर जाता है जब हम ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोचेज। ICF कोचेज के केस में यहाँ पर बफर प्लंजर्स के फेस का डायमीटर यानी व्यास पूछा गया है। तो बफर प्लंजर फेस का जो डायमीटर होता है वह 457 mm होता है। चूँकि यहाँ पर ऑप्शन नियर बाई 460 दिया गया है, वही यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो बफर प्लंजर होता है वह किसका बना होता है, तो मेड ऑफ कास्ट स्टील का यह बना होता है। और मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक की अगर बात करें तो 127 mm मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक होता है। साथ ही साथ सेम वन एंड पर 2 बफर्स के बीच जो डिस्टेंसेज होते हैं वह 1956 mm होता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शंस फ्रॉम हेड स्टॉक 635 mm, मिनिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक 584 mm होते हैं। ये सारे जो डायमेंशन बताए जा रहे हैं इससे डायरेक्ट बेसिस पर एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से यहाँ पर रीड करें। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं
ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज ईयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू। ब्रेक रिलीज के दौरान जो ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर जाता है वो एटमॉस्फेयर वातावरण में जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय। ह्यूमन लाइफ से जुड़े कोचिंग स्टॉक दुर्घटना की जांच किसके द्वारा किया जाता है? जब भी कोई कोचिंग स्टॉक डेलमेंट होता है या दुर्घटनाग्रस्त होता है, इस दौरान कोई ह्यूमन लॉसेस यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसका इंक्वायरी जो होता है वह CRS कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। और यह आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो CRS होते हैं वो कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? तो यह मेनली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसके अंतर्गत CRS आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर एक्सीडेंट मैनुअल एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इन 16 कैटेगरीज फ्रॉम A to R एक्सक्लूडिंग। यानी दुर्घटना मैनुअल के अनुसार जो दुर्घटना एक्सीडेंट्स है इनको टोटल 16 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें A से लेकर R तक रखा गया है। जिसमें अगर बात करें तो I and O को समाप्त कर दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें कि किसको छोड़कर यहाँ पर पूछा गया, एक्सक्लूडिंग I and O। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड। यानी पर मीटर्स क्रॉस लेवल में जो रेट ऑफ वेरिएशन होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको मेनली अगर बात करें हम, तो इसको हम ट्विस्ट के नाम से जानते हैं। जब भी कोई पर मीटर्स में क्रॉस लेवल्स की रेट ऑफ वेरिएशन देखने को मिलता है तो इसे हम ट्विस्ट के नाम से बोलेंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो क्रीप होता है, या मेनली लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स जो होते हैं रेल्स के ट्रैक्स के ऊपर, उसको यह रिप्रेजेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव। निरीक्षण गाड़ी प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या होता है? तो इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन कोड का, तो इसको हम RA से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे एक और जो बहुत चर्चित एग्जाम में पूछे जाते हैं रेगुलर बेसिस पर, VPH, जो कि हाई कैपेसिटी पार्सल वाहन को रिप्रेजेंट करता है। हाई कैपेसिटी पार्सल वाहन। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट डिफेक्ट्स इज डिटेक्टिंग इन UST टेस्ट। UST परीक्षण में कौन सा डिफेक्ट्स को पता लगाया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो UST टेस्ट यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है। इसके माध्यम से जो हमारा एक्सल के ऊपर जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं इनको यह मेजर करने का काम करता है, डिटेक्ट करने का काम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर का जो उद्देश्य होता है, पर्पस होता है फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। डाउन हैंड वेल्डिंग करने के लिए मैनिपुलेटर्स का यहाँ पर पर्पस देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHV कोच। LHV कोचों का जो राइडिंग इंडेक्स है वह 2.5 यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ICF कोच की अगर बात करें तो ICF कोच का 3.5 राइडिंग इंडेक्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एक्सीडेंट मैनुअल कोचिंग ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। जब भी कोचिंग ट्रेन्स का पार्टिंग होता है, ट्रेन पार्टिंग्स, तो वो एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार कौन से क्लासेस में आते हैं? चूंकि आप जानते हैं क्लास जे मेनली फेलियर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंतर्गत अगर कोचिंग ट्रेन्स का अगर पार्टिंग होता है तो यह मेनली J3 क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ये 4 क्लासेज जो होते हैं वो नॉट कैरिंग पैसेंजर्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू क्लासीफाई रेलवे सर्वेंट एज एक्सक्लूडेड एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल। यानी HOER के अनुसार क्लासीफाई रेलवे कर्मचारी को एक्सक्लूडेड कैटेगरी में करने के लिए कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई क्लासीफाई ऑलरेडी है, इसको और एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखना हो तो इसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं एज पर HOER वह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे खुद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और HOER के अनुसार मेनली हमारा कंटिन्यूअस, इसेंशियली इंटरमीडिएट, इसके अलावा अगर बात करें तो इंटेंसिव और हमारा एक्सक्लूडेड, टोटल 4 टाइप्स के कैटेगरी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो APAR ऑफ नॉन गेजेटेड स्टाफ इन लेवल 6 विल बी फाइनलाइज्ड बाय। यानी लेवल 6 में नॉन गेजेटेड कर्मचारी के जो APAR होते हैं उस डैश के द्वारा अंतिम रूप से फाइनलाइज किया जाता है। तो जो हमारा लेवल 6 के नॉन गेजेटेड जो कर्मचारी होते हैं इनके जो APAR यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो होता है, या इनके एक सुपीरियर यानी SSC या जो लेवल 7 जो होते हैं जस्ट ऊपर, इनके द्वारा इमीडिएट रिपोर्ट किए जाते हैं। इसके बाद जो जूनियर स्केल ऑफिसर्स होते हैं इनके द्वारा रिव्यू किए जाते हैं। जबकि अगर बात करें फाइनलाइज का, तो फाइनलाइज जो होते हैं वह या तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स होंगे या सीनियर ग्रेड के ऑफिसर्स होंगे, या जो डिप्टी HOD लेवल्स के जो ऑफिसर्स होते हैं इनके द्वारा लेवल 6 के कर्मचारी का APAR फाइनलाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स के द्वारा नॉन गेजेटेड लेवल 6 के कर्मचारी का APAR फाइनलाइज किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर होगा, अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर एज। पास होल्डर के जो अटेंडेंस होते हैं वो फुल टाइम पेड सर्वेंट होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच सर्विस मिनिमम इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज। यानी यहाँ पर PRCP की बात किया जा रहा है यहाँ पर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज का, कि इसके लिए कितने ईयर्स के सर्विस मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो मिनिमम 20 ईयर्स के सर्विस का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। अगर कोई कर्मचारी या ऑफिसर्स पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज के लिए एलिजिबल होंगे वो आफ्टर 20 ईयर्स के बाद ही एलिजिबल होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, रिडक्शन टू अ लोअर स्केल स्टेज इन अ स्केल टाइम ऑफ पे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट्स एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई कर्मचारी को जो पे स्केल होता है उसके लोअर स्टेज स्केल में रिडक्शन किया जाता है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल को एक्सीड नहीं करता है, विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट के साथ ही साथ उसके पेंशन पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। इस कंडीशन के साथ अगर कोई पेनाल्टी इशू किया जाता है कर्मचारी के लिए, तो किस प्रकार के पेनाल्टी होगा। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 ईयर्स के सर्विस जो एक्सीडिंग है यहाँ पर वह एक्सीड टाइम पीरियड नहीं कर रहा है, साथ ही साथ वह उसके पेंशन हो या विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट्स हो, इस प्रकार के जो पेनाल्टी होते हैं उसे हम माइनर पेनाल्टी के तौर पर जानते हैं। और इसके लिए कर्मचारी को SF11 इशू किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन के आदेश जारी करने के लिए किस स्टैंडर्ड फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक होता है। जब भी कोई कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंशन में रखना हो, इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि कर्मचारी को पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स से ज़्यादा रखा गया हो। जब से इसको हिरासत में लिया गया हो उस टाइम पीरियड से कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है, और इस प्रकार के सस्पेंशन जो होते हैं उसे हम डीम्ड सस्पेंशन के तौर पर जानते हैं। इस केस में कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ग्रुप सी स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 20 ईयर्स एंड मोर बट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस आर इंटाइटल्ड टू गेट पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज एट द रेट ऑफ। चूंकि नए रेलवे बोर्ड लेटर के अनुसार ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स यहाँ पर 20 ईयर्स कंपलसरी है पोस्ट रिटायरमेंट पास के लिए प्राप्त करने के लिए। इससे नीचे अगर आप करते हैं तो आप पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी 20 ईयर्स आपको यहाँ पर मैंडेटरी है, मिनिमम है, कंपलसरी है कंप्लीट करना। तो इस केस में अगर आप 20 ईयर्स का सर्विस कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद अगर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेस के लिए जो एलिजिबल होंगे वह 3 सेट PRCP पर ईयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि ग्रुप सी एंड डी के जो कर्मचारी होंगे उन्हें 2 सेट्स पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास पर ईयर प्रोवाइड करवाया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर पूछा गया था ग्रुप सी के रिगार्डिंग, तो 2 सेट्स पास यहाँ पर दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कंप्लीटेड 20 ईयर्स की बात यहाँ पर किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 सेट्स PRCP पर एनम। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर विच रूल ऑफ डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स 1968। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अनुसार किस कंडीशन में इंक्वायरी करना मैंडेटरी नहीं होता है, किस रूल के अंतर्गत। तो यह रूल जो है वह रूल 14 के 2 के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है जिस पर इंक्वायरी करना पॉसिबल नहीं है, तो इस रूल के मदद से आपको सस्पेंड या रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो भी इंक्वायरी होगा एज पर रिजल्ट वो आपसे एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें इंक्वायरी करना मैंडेटरी नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाय। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो कंपल्सरी रिटायरमेंट है या रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है या इस प्रकार के पेनाल्टी को निम्नलिखित में से कौन कर सकता है, किसके द्वारा इम्पोज किया जा सकता है। तो इस प्रकार के पेनाल्टी जो है चाहे वो कंपल्सरी रिटायरमेंट का हो या रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का हो, तो यह अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज यूज्ड इन TIG वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंतर्गत किस प्रकार के गैस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो TIG वेल्डिंग के अंतर्गत मेनली जो हमारा इनर्ट गैस जो होते हैं वह आर्गन या हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आर्गन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन TIG वेल्डिंग ऑफ अल्मोनियम एंड मैग्नीशियम द टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू। यानी यहाँ पर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए किया जाना है, तो इस केस में जो टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसके साथ कनेक्टेड होगा, तो वह सिंपली हमारा जो डायरेक्ट करंट का जो नेगेटिव टर्मिनल है इससे कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग विच टाइप ऑफ फ्लेम इज यूज्ड इन हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के केस में अगर ऑक्सीलिन गैस वेल्डिंग में
प्रयोग किया जाता है। तो इस केस में कौन से यहाँ पर फ्लेम का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार का फ्लेम का, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो फ्लेम यूज किए जाएंगे हाई कार्बन स्टील्स के वेल्डिंग करने के लिए, जो हम ऑक्सीस्टीलिन टाइप्स की गैस का वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच पोलैरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार के पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपली जो डायरेक्ट करेंट रिवर्स पोलैरिटी होता है, यानी DCRP का प्रयोग करते हैं हम, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिवर्स पोलैरिटी के अंतर्गत जो हमारा सिंपली जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, जबकि जो वर्कपीस है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और इसमें अगर बात करें जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हीट होता है वह 2/3 हीट होता है, जबकि वर्कपीस के ऊपर जो हमारा हीट जनरेट होता है वह 1/3 जनरेट होता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू मेक परफेक्ट होल्स। परफेक्ट होल्स को बनाने के लिए किस प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी अगर कोई फर्स्टली हमें होल बनाना हो तो उस केस में हम ड्रिलिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट रूप से हमें होल को यहाँ पर बनाने की रिक्वायरमेंट अगर होता है तो उस केस में हम रीमर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, बाय रोप्स आर यूज्ड फॉर। बाय रोप्स जो हमारा जो IOH हो या ROH हो या जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स या वर्कशॉप में जो हमारा EOT इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग जो क्रेन होता है, इसके यूजेज में हमारा जो वायर रोप्स यूज में लिए जाते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। किस पर्पस के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है लो स्पीड एवं हाई टेंसाइल स्ट्रेस को जो बियर करता है, इसके पर्पस को यहाँ पर देखते हुए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, लो स्पीड एंड हाई लोड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच इज नोन एज करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्टिव मेंटेनेंस को हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है। नॉट अ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है वो हमारा नीडल रोलर बियरिंग है यहाँ पर। इसके अलावा डबल रो बॉल बियरिंग जो होते हैं, टेपर रोलर बियरिंग होता है, ये सारे के सारे हमारा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। जबकि जो हमारा सोलर बियरिंग होता है वो हमारा प्लेन बियरिंग टाइप्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो सॉलिड बियरिंग है ये हमारा प्लेन बियरिंग टाइप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग्स इज यूज्ड फॉर टेकिंग एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट को लेने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सियल थ्रस्ट हो या रेडियल थ्रस्ट हो, दोनों को लेने के लिए जो कैपेबल होते हैं वो हमारा टेपर रोलर बियरिंग होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर। तो ग्रीन हाउस गैस जो कि एक नेचुरल, जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर बात करें अगर, तो यह मेनली एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा अर्थ की एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज जो सन से आने वाली हीट को प्रिवेंट करने का काम करता है, साथ ही साथ उसे
वापस नहीं जाने देते हैं। और इस प्रकार के प्रोसेस के कारण ही जो हमारे अर्थ के जो लाइफ सस्टेन करने के जो लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वह ग्रीन हाउस गैसेस ही होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है यहाँ पर, तो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करें हम, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन जिसको हम केमिकल CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा अगर बात करें थर्ड तो वाटर वेपर। फोर्थ की अगर बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा जो ओजोन होता है O3 से डिनोट करते हैं हम। ये सारे हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल है। चूंकि प्रश्न हमसे पूछा गया था कौन सा यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा जो कि ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जाम्पल नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। गोल्ड के लिए यहाँ पर केमिकल सिंबल पूछा गया है, जो कि हम पीरियोडिक टेबल्स जो हमारा पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत जो हम गोल्ड के लिए जो केमिकल सिंबल का यूज करते हैं वह किस प्रकार का होता है। तो गोल्ड के लिए जो हम यूज करते हैं उसे हम ऑरम से पूरा नाम होता है ऑरम, जिसे हम AU से डिनोट करते हैं। इसका अगर बात करें एटॉमिक नंबर का तो इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो काफ़ी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, कि जो सिंबल है एलिमेंट्स का इंट्रोड्यूस करने का वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यह जॉन्स जैकोब बर्लेसिस के द्वारा यह इंट्रोड्यूस किया गया था। किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल को रिप्रेजेंट करने का यह स्टार्टिंग है वो जॉन जैकोब बर्लेसिस के द्वारा स्टार्टेड किए गए थे। तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय सोर्स ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय केस में हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड टर्न्स इनटू वेपर। वो कौन सा प्रक्रिया जिसके द्वारा जो सॉलिड यानी ठोस है वो वाष्प में डायरेक्ट रूप से बदल जाता है। तो जब भी कोई हमारा सॉलिड अगर डायरेक्ट रूप से वेपर में बदलता है तो इस प्रोसेस को अगर हम सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के तौर पर जानते हैं। इसमें सिंपली हमारा सॉलिड डायरेक्ट रूप से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो इसमें हमारा अमोनियम क्लोराइड हो या कैम्फर हो या आयोडीन हो या नेप्थलीन हो, ये सारे हमारे सब्लिमेशन प्रोसेस का ही एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर सही ऑप्शन का तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है। तो वोल्ट मीटर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं दो टर्मिनल्स के बीच को, इनको यह मेजर करता है। तो यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। यानी किसी सर्किट में प्रवाहित धारा को मापने के लिए हम किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है तो इसका मेजरमेंट हम करंट का मेजरमेंट हम एमीटर के माध्यम से करेंगे और इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर से हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट मास इट्स एक्सेलरेशन एंड द अप्लाइड फोर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके त्वरण एवं लगाए गए बल के बीच
संबंध को न्यूटन के किस नियम के द्वारा वर्णित किया गया है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हमारा अप्लाइड फोर्सेज हो या ऑब्जेक्ट ऑफ मासेज हो एवं एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन की बात किया जाता है, तो यह सिंपली हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा यह रिलेशन बनाया गया है, जिसमें हमारा फोर्स जो होता है अप्लाइड फोर्स वह ऑब्जेक्ट के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। यह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा न्यूटन्स का, इसके द्वारा रिलेशन को एस्टेब्लिश किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एक्सेलरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वह सिंपली हमारा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। यानी यहाँ पर बात करें अगर तो डी वी और डी टी होता है, यहाँ पर अगर बात करें डिफरेंस का, जिसमें हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बाय यहाँ पर अपॉन टाइम हो जाएगा। यानी दोनों के डिफरेंस जो होते हैं वेलोसिटी के अपॉन टाइम्स में, यह जो होता है वो एक्सेलरेशंस की डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर बात करिए अगर सही ऑप्शंस का, तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। इसके अलावा अगर बात करें जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है उसे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक्सेलरेशन जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इफ अ कार्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। यानी एक कार का वेग जो है वो 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड में बदलता है। तो इस केस में इसका जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के डिफरेंस होता है अपॉन टाइम होता है। चूँकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, जबकि टाइम पीरियड है वो 5 सेकेंड का दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10/5 आएगा, यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आएगा इस प्रश्न के लिए एक्सेलरेशन। यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उस मोशन के देखते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड और बट जो उसका वेलोसिटी होता है वो वेरी करता है और सर्कुलर पाथ्स में कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूवमेंट करता है तो इस प्रकार के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह आपका वेलोसिटी है जो कि प्रत्येक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। जबकि जो इसके द्वारा जो अप्लाइड फोर्सेस है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि इनवर्ड इसका फोर्सेस लगता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स के रिलेटेड होता है, इसका रिलेशन होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टेड होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इन एयर। यानी हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण जो ब्रास है, पित्तल है, उसका रंग डिस्कलर्ड यानी फीका पड़ जाता है। तो चूंकि जानते हैं कि कि जो ब्रास होता है पित्तल वह कॉपर और जिंक का बना होता है, यानी कॉपर प्लस जिंक। और जो ब्रास एयर में जो मौजूद होता है हमारा
हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में H2S लिखते हैं। इसके जब एयर के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन करने के बाद जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो कॉपर सल्फाइड प्लस जिंक सल्फाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। चूँकि आप जानते हैं कि कॉपर सल्फाइड जो है हमारा वह नेचर में ब्लैक कलर में पाया जाता है, और इस जो फॉर्मेशन होने का जो ब्लैक कलर का होता है वो हमारे ब्रास के ऊपर इसको कलर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा ब्रास का जो ओरिजिनल डल गोल्ड यानी येलो की तरह होता है, इसके ऊपर कवर्स की जो लेप परत होती हैं वो ब्लैक कलर का आ जाता है, जिसके कारण यह टोटली यह ब्लैक हो जाते हैं और एयर के प्रेजेंस में यह इसका ब्रास का जो कलर है वह चेंज होकर ब्लैक कलर के अंतर्गत यह कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से गैसेस के प्रेजेंस में इसका कलर डिस्कलर होता है, तो यह मेनली हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S से रिएक्शन करने के बाद ही जो ब्रास है इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंतर्गत जो गैस नॉर्मली फिल किए जाते हैं वह नाइट्रोजन को फिल किया जाता है, ताकि जो हमारा इसमें जो फिलामेंट के जो मेल्टिंग पॉइंट्स है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके और लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज में लिया जा सके। तो यहाँ पर बात करें अगर तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। जो गैल्वेनाइज्ड जो आयरन शीट्स होता है वो किसके कोटिंग का होता है, किसके द्वारा कोटिंग किए जाते हैं, तो यह मेनली जो हमारे जिंक का कोटिंग होता है, जिसके कारण जो हमारे जो आयरन शीट्स होता है इसको क्रोजन से प्रिवेंट किया जाता है जिंक कोटिंग के माध्यम से, और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइज्ड प्रोसेस के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर एंड डायल इंडिकेटर्स कैन बी चेक्ड बाई। यानी यहाँ पर बोला गया कि माइक्रोमीटर्स हो या कैलिपर्स हो या डायल इंडिकेटर्स, जिसका एक्यूरेसी की जांच किसके माध्यम से किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो यह सिंपली स्लीप गेज के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें सही ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्लीप गेज के माध्यम से अगर बात करें तो नॉर्मली हम जो एक्यूरेसी है 0.001 से लेकर 0.005 mm के रेंज को हम काफ़ी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द बर्नियर कैलिपर्स एडवांटेज ओवर द माइक्रोमीटर्स डेट्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो माइक्रोमीटर की तुलना में जो हम बर्नियर कैलिपर का क्या लाभ है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो बर्नियर कैलिपर जो सिंपली होता है वो हमारा आउटसाइड का रेंज हो या इनसाइड रेंज हो या इसके अलावा जो थिकनेस होते हैं हमारे वेरियस पार्ट्स के हो, ये सारे के सारे हमारा मेजर करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी इट कैन बी यूज टू मेक बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड मेजरमेंट ओवर अ रेंज ऑफ साइजेज। यहाँ पर जो पहला प्रश्न जो पूछे गए वह रीजनिंग से रिलेटेड पूछा गया है, जिसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं 135, 26, 9, 22, 13 और 18 पूछा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंपली यहाँ पर +4 फिर यहाँ पर +4 है, तो इसी प्रकार सोवन आगे +4 ही होगा। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि 13 + 4 जो है वो यहाँ पर 70 निकल कर आएगा, जो इस दिए गए इक्वेशन के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर -4 का ऊपर में फॉलो हो रहा है, -4 का, तो इस प्रकार -4 यानी जो 17 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो नेगेटिव टर्म में यहाँ पर निकल कर आएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फाइंड द नंबर विच विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चंस मार्क इन द गिवन सीरीज। यानी जो यहाँ पर सीरीज जो दिया गया है इसमें क्वेश्चंस मार्क्स के जगह पर कौन सा मिसिंग नंबर आएगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 14, 25, 47, 91 और 179 दिया गया। नेक्स्ट टर्म हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पूछे गए हैं या सिंपली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, -3 कर दिया गया है। यहाँ पर भी सिंपली 2 से मल्टीप्लाई -3, इसी प्रकार यहाँ पर भी सेम किए गए हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम सेम जो रूल यहाँ पर फॉलो रेगुलरली हो रहे हैं वहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो 179 इंटू 2 -3 अगर करेंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा वह 355 निकल कर आएगा। दिए गए यहाँ पर क्वेश्चंस मार्क की जगह पर यहाँ पर हमारा नंबर निकल कर आएगा 355, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मार्क यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी 2 क्वेश्चंस मार्क्स को यहाँ पर मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पर 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 7 दिया गया है, 8, 11, 12 और 2 क्वेश्चंस मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे सिंपली यहाँ पर 4 प्लस किया गया है, फिर यहाँ पर 4 प्लस किया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही 4 करेंगे तो यहाँ पर आपका एक टर्म 50 निकल कर आ जाएगा। जबकि सेकेंड टर्म के लिए अगर बात करें हम तो यहाँ पर +4 किया गया है, फिर यहाँ पर +4 किए गए हैं। तो नेक्स्ट जो +4 होगा वो आपका 12 + 4 जो होगा वो 16 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर टोटल जो 2 टर्म मिसिंग थे वो 15 और 16 यहाँ पर उसके स्थान पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15 एंड 16। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फाइंड द नंबर विच वुड कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चंस मार्क। 81 दिया गया है, रेशियो 101 और 121 रेशियो के बाद यहाँ पर क्वेश्चंस मार्क लगाया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर यहाँ पर सिंपली क्या किया गया है, 9 के स्क्वायर हमारा 81 होता है। तो यहाँ पर सिंपली 9 से +1 करके 9 + 1 का होल स्क्वायर +1 कर दिया गया सिंपली 101 लाने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली 11 का होल स्क्वायर हमारा 121 होता है। तो सिंपली हम प्रीवियस रूल को फॉलो करेंगे, तो 11 + 1 का होल स्क्वायर +1 करेंगे। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा हमारा वह निकल कर आएगा हमारा 144 + 1 जो कि इक्वल होगा 145 के। तो यहाँ पर इस प्रकार के 145 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ द अदर्स। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से मेल नहीं खाता है। यहाँ पर कॉर्निया, रेटिना, पपिल्स एवं विजन्स। जो हमारा कॉर्निया है, रेटिना है और पपिल्स है, पपिल है, ये तीनों जो है वो हमारा आई के पार्ट्स है। जबकि जो विजन है यह तीनों से अलग होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों हमारा आई के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज। पहले 50 नेचुरल नंबर्स का यहाँ पर सम पूछा गया है कि कितना होगा। तो पहले 50 नंबर्स का अगर सम की अगर बात करें हम, तो चूँकि आप जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 डॉट 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 यहाँ पर 50 नंबर्स तक यहाँ पर हमें ऐड करना है। चूँकि हम यहाँ पर अगर बात करें 50 नेचुरल नंबर्स का जो समेशन होता है वो n × n + 1/2 होता है। यहाँ पर सिंपली जो 50 नंबर है तो n की जगह पर यहाँ पर
50 आ जाएगा, 50 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली जो निकल कर आएगा, और 25 यहाँ से 2 टाइम्स में से कट जाएगा, यहाँ पर 25 टाइम्स में से। अब यहाँ पर जो निकल कर आएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 51, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो निकल कर आएगा हमारा, वो निकल कर आएगा 1275 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रश्न की अगर बात करें हम, तो इसमें हमसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा गया है, जो कि यहाँ पर फिगर में दिया गया है, यानी एक सर्किल के अंतर्गत हमारा कई सारे ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन किया गया है। तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल्स फॉर्मेशन हुआ है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को अटेम्प्ट करने से पहले यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर सीख ले कि इस प्रकार से अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर बीच में एक सर्किल यहाँ पर उसके लाइन से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर इसमें जो टोटल सर्किल बनेंगे 1 2 यानी 1 + 2 = 3 होगा। इस प्रकार से यह बेसिक कंसेप्ट को याद रखें, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सिंपली यहाँ पर हम एक एक लाइन को यहाँ पर मेंशन करेंगे, A B C D E और यहाँ पर एक यहाँ पर हमारा F हो जाएगा। इस प्रकार अगर बात करें तो टोटल जो नंबर्स हमारा निकल कर आएगा, वो सबसे पहले हमारा एक ट्रायंगल जो होगा वो हमारा ABC हो जाएगा। सेकेंड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा CDE होगा। इसके बाद अगर बात करें तो हमारा AEF हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें हम तो AFG। इसके अगर बात करें हम तो EFG हमारा हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा वो ACF। इसके बाद अगर बात करें हम तो CEF। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा AGC। नेक्स्ट अगर बात करें तो CEG और लास्ट इसके अंतर्गत बन सकता है वो हमारा AEG हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल देख पा रहे होंगे कि टोटल यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा ट्रायंगल इसके अंतर्गत बन सकता था वो 8 के नंबर्स में यहाँ पर 10 के नंबर्स में यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल्स का नंबर होगा वो 10 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट प्रश्न भी सिंपली हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया जो कुछ दिए गए फिगर्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर भी हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से अगर होता है तो 1 2 यहाँ पर 1 + 2 = 3 ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और इसी प्रकार अगर कोई हमारा अगर स्क्वायर के अंतर्गत अगर ट्रायंगल इस प्रकार से क्रॉस होता है तो सिंपली हमारा 1 2 3 4 यहाँ पर करेंगे, 4 × 2 करके यहाँ पर स्क्वायर के अंतर्गत अगर इस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो 8 के नंबर्स में ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। अगर ट्रायंगल के अंतर्गत अगर कोई यहाँ पर है लाइन तो इस प्रकार 3 नंबर्स में यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। यह बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पर सिंपली अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि यहाँ पर हमारा इस प्रकार से हमारा अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपली 3 3 यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमारा 8 + 8 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करें अगर तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आप कि टोटल यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है, और इसके बाद भी यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। यह हो सकता है इस प्रकार से, यहाँ पर एक ट्रायंगल यहाँ पर बन सकता है। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल की अगर बात करें हम तो एक ट्रायंगल यहाँ पर इस प्रकार से बन सकता है, 2 ट्रायंगल हो गए, तीसरा ट्रायंगल यहाँ पर हो गया है। तो टोटल यहाँ पर अगर बात करें एक और ट्रायंगल्स का, तो एक और ट्रायंगल्स यहाँ पर हमारा इस प्रकार से बन सकता है। तो टोटल हमारा
4 और ट्रायंगल्स यहाँ पर बन सकते हैं। सारे को अगर ऐड करते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा वह 29 निकल कर आएगा। यानी इस दिए गए फिगर के अंतर्गत जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा वह 29 का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें, यहाँ पर पूछे गए हैं 8 ट्रेन्स 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at a 5 km/h in the same direction in which the train is going in 10 seconds the speed of the train is। यानी यहाँ पर बोला गया है कि 125 मीटर वाले लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है। तो उस दौरान जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है, तो रेलगाड़ी की यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर स्पीड पूछा गया कितने स्पीड से वो रन कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है और एक दूसरे को अगर पार करता है, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगा वह दोनों को अगर माइनस कर डिफरेंस करेंगे तो वो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 125 मीटर हमारा रेल का लेंथ दिया गया है। मैन का यहाँ पर जो लेंथ है वो हम 0 कंसीडर करेंगे और रिलेटिव स्पीड जो है हमारा वह यहाँ पर ऑलरेडी स्पीड ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट करना है, जिसे हम x कंसीडर कर लिए हैं। और जो मैन का स्पीड है वह 5 kmph है। ये दोनों का रिलेटिव स्पीड निकल कर आ गया है। सेम डायरेक्शन के कारण, सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट करता है और एक दूसरे को पार करता है तो उस केस में रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के डिफरेंस होगा। और यहाँ पर यह जो दिया गया है वो km/h में दिया गया है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड यहाँ पर हमारा जो 10 सेकेंड यहाँ पर टाइम दिया गया है। यानी जो इक्वेशन फॉर्मेशन हुआ है वो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के बेसिस जो फार्मूला होता है उस पर यहाँ पर हम सिंपली पुट कर दिए ही। यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा वो 25। अब यहाँ पर जो निकल कर आएंगे ये सारे इक्वेशन को सॉल्व करने पर वो आपका x का वैल्यू आपका 50 kmph निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि दिए गए प्रश्न में ट्रेन का स्पीड होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if the he is assisted by B and C on every third day। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई A और B एवं C किसी काम को क्रमशः 20, 30 एवं 60 दिनों में कंप्लीट करता है। अगर कोई काम उसी काम को A द्वारा B एवं C के तीसरे दिन में, यहाँ पर ध्यान रखिए थर्ड डे में उसको असिस्ट किया जा रहा है काम में करने के लिए, तो उस B और C के तीसरे दिन असिस्टेंट के करने के कारण वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली पहले यहाँ पर हम टोटल वर्क को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कितना काम यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि A जो है वह 20 डेज में करता है, B उसी काम को 30 डेज में, C उसी काम को 60 डेज में करता है। यहाँ पर एलसीएम लेने पर सिंपली जो हमारा निकल कर आएगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। यहाँ पर सिंपली तीनों का एलसीएम हमारा 60 होगा। ये हमारा यहाँ पर डेज दिया है, तो यहाँ पर हम तीनों का एफिशिएंसी यानी क्षमता निकाल लेंगे प्रत्येक दिन करने का। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स में 60 मल्टीप्लाई होगा, 30 का 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा और 60 का 1 टाइम्स में। यानी यहाँ पर A का एफिशिएंसी यानी क्षमता, कार्य क्षमता जो है वो 3 आया है, B का 2 और C का 1 यहाँ पर निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसी काम को यानी 60 काम है इसको करना है जिसमें A द्वारा स्टार्ट किया जाता है और प्रत्येक तीसरे दिन में B और C के द्वारा असिस्ट किए जाते हैं। तो 3 दिन का अगर बात करें काम अगर निकाले अगर 3 डेज का, 3 दिन तक A का जो काम होगा वो 3 + 3 + 3 होगा, जबकि तीसरे दिन B और C के द्वारा 2 + 1 ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पर 12 निकल कर आएगा। यानी 3 दिन में 12 वर्क होता है तीनों के मदद से। तो यहाँ पर टोटल काम करना है 60, यानी 5 दिन और करना होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी टोटल जो वर्क डेज निकल कर आएगा हमारा वो 15 डेज यहाँ पर निकल कर आएगा। 15 डेज यहाँ पर
ए को बी और सी के तीसरे दिन मदद के बाद 15 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का यहाँ पर साइनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द पूछा गया है। तो प्रीरोगेटिव का अगर बात करें तो इसका हिंदी फॉर्म होता है विशेषाधिकार, यानी कोई विशेष अधिकार उसको प्राप्त है। तो इसके लिए जो सही साइनोनिम्स होगा समानार्थक वर्ड, वह राइट्स यानी लीगल राइट्स किसी को प्राप्त होता है तो उसे इसका सही वर्ड हो जाएगा साइनो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एंटोनिम्स ऑफ रेस्टिव। रेस्टिव का यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया है। तो रेस्टिव का यहाँ पर अगर हिंदी फॉर्म की अगर बात करें तो रेस्टिव का होता है बेचैनी, अशांत, अशांत होता है। तो इसका एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा काम, यानी शांत होना। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर का तो ऑप्शन नंबर बी काम इसका सही एंटोनिम हो जाएगा रेस्टिव का। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है एंटोनिम ऑफ प्रोडिगल। प्रोडिगल का यहाँ पर हिंदी जो अर्थ होगा वह खर्चीला होता है, यानी कोई आदमी ज़्यादा खर्च करता है तो उसे हम वर्ड में फ्रोगल बोल सकते हैं। इसका एंटोनिम जो होता है वह प्रोडिगल होता है। इसका एंटोनिम अगर बात करें तो फ्रूगल यहाँ पर हो जाएगा, यानी अल्पव्ययी कम खर्च करने वाले को हम फ्रूगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्पव्ययी। नेक्स्ट यहाँ पर है बी कैन नॉट प्रेडिक्ट वेदर ही विल गो ऑन अ पिकनिक और नॉट, ही इज सो डैश। यानी यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर सेंटेंस को यहाँ पर कंप्लीट करना है कि बी कैन नॉट प्रेडिक्ट वेदर ही विल गो ऑन अ पिकनिक और नॉट, यानी हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वह पिकनिक पर जाएगा या नहीं, क्योंकि ही इज अ सो कैप्रिसियस, यानी वह बहुत मनोजी है जिसके आधार पर यह पता नहीं लगा सकता है कि वह पिकनिक पर गया है या नहीं गया है। तो यहाँ पर प्रेडिक्ट का बात किया जा रहा है संभावना का, इसलिए यहाँ पर प्रेडिक्ट यहाँ पर जो होगा सही, कैप्रिसियस वर्ड यहाँ पर सही यहाँ पर फिट बैठ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैप्रिसियस का मीनिंग होता है मनमौजी। नेक्स्ट यहाँ पर है ही इज डैश फेम एंड मनी, ही परस्यू रिसर्च जस्ट एज अ एमेच्योर साइंटिस्ट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ही इज फेम एंड मनी, यानी वह जो पैसे एवं फेम के प्रसिद्धि के प्रति वह उसका कोई भी लगाव नहीं है। वह केवल और केवल जो रिसर्च जो कर रहे हैं साइंटिस्ट के तौर पर, वो केवल और केवल शौकिया जो होता है एमेच्योर साइंटिस्ट के तौर पर वह अपना रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वर्ड को जो फिट बैठ रहा है वह इनडिफरेंट टू, यानी ही इज इनडिफरेंट टू फेम एंड मनी, ही परस्यूज रिसर्च जस्ट एज अ एमेच्योर साइंटिस्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वह अपने प्रसिद्धि फेम या मनी के प्रति उसका कोई लगाव नहीं है, वो अपना जो रिसर्च है केवल और केवल एमेच्योर साइंटिस्ट के तौर पर वो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है ऑक्टोपस हैव नॉट ओनली लार्ज ब्रेन्स डैश अल्टो अ वेल प्लेट डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। यहाँ पर देख रहे हैं यह हमारा एक कंजक्शन होता है नॉट ओनली के साथ केवल और केवल बट अल्सो का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है। यह एक प्रकार का कंजक्शन होता है, तो यहाँ पर अल्सो का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर बट अल्सो यहाँ पर हो जाएगा। यानी यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होंगे। यानी ऑक्टोपस के पास न केवल बड़ा दिमाग होता है बल्कि यह अच्छी तरह से विकसित नर्वस जो डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भी ऑक्टोपस के पास होता है, वह इस सेंटेंस के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आई हार्डली डैश मीट हिम। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि हार्डली जो है वह एक खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड होता है जो कि एडवर्ब के तौर पर लिया जाता है। यानी हार्डली के साथ हम कभी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग
नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डली खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वर्ड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए में है, आई हार्डली एवर मीट हिम, यानी मैं उनसे कभी कभार ही मिलता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एवर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, सी वुडंट आस्क यू इफ सी डैश नॉट श्योर, यानी यहाँ पर पूछा गया है अगर उसे यकीन न हो तो वो आपसे नहीं पूछेगी, यानी सी वुडंट आस्क यू इफ सी के साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाएगा या इज या वाज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ड होगा वो वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी वुडंट आस्क यू इफ सी वाज नॉट श्योर, यानी अगर उसे यकीन ना हो तो वह आपसे नहीं पूछेगी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, डोंट थिंक देयर आर नॉट क्रोकोडाइल्स बिकॉज द वाटर इज काम, दिस इज अ डैश सेंटेंस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा मत सोचिए कि वहाँ पर मगरमच्छ नहीं है क्योंकि पानी शांत है, यानी डोंट थिंक देयर इज नो क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ है, बिकॉज द वाटर इज काम। जो बिकॉज जो यहाँ पर टर्म जुड़ा गया है, दो सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जुड़ा गया है, यानी यह एक प्रकार का कंपाउंड सेंटेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली सही पूर्वक जो यहाँ पर वो 4 ऑप्शन वर्ड का दिया गया है, एक ही वर्ड का गलत यहाँ पर मीनिंग का रिप्रेजेंट किए गए हैं, सही वर्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सही जो वर्ड होगा वह BOUQUET बकेट हो जाएगा। बकेट का जो हिंदी फॉर्म होता है वो गुलदस्ता आप बड़ा इसमें आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बकेट जो होगा BOQUT यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है PL नंबर 21074119, व्हाट डज 9 इंडिकेट्स। जो PL नंबर होता है प्राइस लिस्ट नंबर, जो कि स्टोर के अंतर्गत यूज में लिए जाते हैं स्टॉक आइटम्स के पर्पस को देखते हुए। तो इसमें जो पहला जो 2 वर्ड होता है वो इसके मेजर ग्रुप को इंडिकेट करता है, जबकि 3rd और 4th डिजिट जो होते हैं इसके सब ग्रुप को, जो 5, 6, 7 का जो प्लेस का जो डिजिट्स होते हैं इसके सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है, जबकि जो लास्ट डिजिट्स है 9 वह इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है, जिसके आधार पर ही जो PL नंबर का फॉर्मेशन होता है वह सही है या गलत है इसका जांच किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें तो 9 जो है वह एक चेक डिजिट को इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, डेड स्टॉक शुड बी वेरीफाइड आफ्टर। जो डेड स्टॉक होता है इसका वेरिफिकेशन कितने अंतराल पर किया जाता है। तो डेड स्टॉक का वेरिफिकेशन जो है वह वंस इन 3 ईयर्स, 3 वर्ष में एक बार इसका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा डेड स्टॉक के अलावा अगर बात करें तो MNP का आइटम्स हो या प्रोडक्शन यूनिट्स के जो स्टॉक्स होते हैं इनको भी वंस इन 3 ईयर्स, 3 वर्ष में एक बार वेरीफाइड करना रिक्वायरमेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस्ड स्टोर्स। इम्प्रेस्ड स्टोर्स का यहाँ पर वेरीफाइड का टाइम पीरियड पूछा गया, कितने अंतराल पर इसका वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो इम्प्रेस्ड स्टोर्स के जो होंगे वो वंस इन 2 ईयर्स, 2 वर्ष में इसका वेरीफाई किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
बीच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड इन्वेंट्री, निम्नलिखित में से किसे इन्वेंट्री कहा जाता है? तो इन्वेंट्री के अंतर्गत हमारा रॉ मटेरियल्स है, या जो वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल्स होता है, या फिनिश्ड गुड्स होता है, ये तीनों को इन्वेंट्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इन्वेंट्री के अंतर्गत हमारा जो एक इन्वेंट्री कंट्रोल यानी सूची नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से जो हमारा जो आइटम है इनको सही बेसिस पर यूज किए जाते हैं, जिससे हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इनको इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। इसके लिए जो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल जो प्रोसेस होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल, इसमें हमारा ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल, VED विटर एंड इसेंशियल डिजायरेबल, और FSN फास्ट स्लो नॉन मूविंग, ये 3 प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम इन्वेंट्री कंट्रोल का अलग अलग तरीके से यहाँ पर उसको सुचारू तौर से करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन ICF कोचेज? ICF कोचेज के केस में रूफ सीट का यहाँ पर थिकनेस पूछा गया है, कितने mm के होते हैं? तो रूफ सीट का जो थिकनेस होता है वह 1.6 mm का होता है, और यह बना होता है कॉटन स्टील का, जिसे हम IRSM 41 के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 1.6 mm थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन ICF कोचेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेटरल मोमेंट ऑफ व्हील्स कंट्रोल्ड बाय। व्हील्स का जो लेटरल मोमेंट होता है वो एक्सल गाइड के माध्यम से कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न अब पूछे गए हैं 10 प्रश्न, वो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से पूछे गए हैं, जिसका पहला प्रश्न है, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज मेंशन इन द विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के किस चैप्टर के अंतर्गत, अध्याय के अंतर्गत संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है? संघ की भाषा का उल्लेख की अगर बात करें तो आर्टिकल 343 के चैप्टर 1 के अंतर्गत यह मेंशन किया गया है कि भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत जो लैंग्वेज होगा वह हिंदी होगा, और इसका अगर बात करें तो लिपि की अगर बात करें तो देवनागरी स्क्रिप्ट में इसको लिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो यूनियन टेरेटरी जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कम्स अंडर विच क्लासिफाइड रीजन्स फॉर द यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? जो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत भारत को 3 रीजन्स में क्लासीफाई किए गए हैं, ए रीजन्स, बी रीजन्स एवं सी रीजन्स, जिसमें से जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है, यूनियन टेरेटरी है, वह रीजन ए के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा की अगर बात करें हम, तो यह आर्टिकल 343 के 1 के अंतर्गत दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन विच स्क्रिप्ट? संघ की राजभाषा हिंदी किस लिपि में होगा? यह देवनागरी लिपि में होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑफिशियल लैंग्वेज आर शेड्यूल्स इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के किस भाग में आधिकारिक भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है? यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान के अंतर्गत जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो कि पार्ट 17 का यह पार्ट्स है, और इसके अंतर्गत टोटल 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया है वर्तमान के अंतर्गत, जिसमें एकमात्र जो फॉरेन लैंग्वेज है वो नेपाली को इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच सब कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट द ऑफिसर्स
ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सा उप समिति रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करता है? तो टोटल जो सब कमेटी की अगर बात करें तो टोटल 3 की संख्या में सब कमेटी है, जिसमें से अगर बात करें तो जो सेकेंड सब कमेटी है वह रेलवे मिनिस्ट्री के ऑफिसेज को इंस्पेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। सेकेंड सब कमिटी इंस्पेक्ट द ऑफिसेज ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड। राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1976 यानी 1976 के अंतर्गत यह कमेटी बनाए गए थे। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर का तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 20 मेंबर्स लोकसभा, 10 मेंबर्स राज्यसभा से आते हैं। जिसमें से जिसका अगर बात कर ले पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष का तो इसके अध्यक्ष सेंट्रल होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। टोटल नंबर्स मेंबर की अगर बात करें तो टोटल 30 की संख्या में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन अबाउट द लैंग्वेज कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट्स और बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य एवं संघ के बीच पत्र व्यवहार की भाषा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो यह किया गया है आर्टिकल 346 के अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी को अगर पत्र कम्युनिकेशन करना है लैंग्वेज का, चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक स्टेट से यूनियन के बीच, तो इसका जिक्र आर्टिकल 346 के अंतर्गत किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम आर्टिकल 348 की अगर बात करें तो आर्टिकल 348 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स या एक्ट्स या बिल्स जो होते हैं हमारे, इसमें किस प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना चाहिए यह आर्टिकल 348 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी। टोटल 30 मेंबर्स, 20 मेंबर्स लोकसभा, 10 मेंबर्स राज्यसभा। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक रूप से क्लासिफाई कर सकते हैं। टोटल 20 के संख्या में पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।